यस, नेक्स्ट बेटा अपन देखेंगे थर्मल स्ट्रेस एंड थर्मल स्ट्रेन। थर्मल स्ट्रेस एंड थर्मल स्ट्रेन। थर्मल स्ट्रेन। थर्मल स्ट्रेस एंड थर्मल स्ट्रेन। जैसे बेटा अपन कह रहे, ये अपन कह रहे कि एक रॉड है, सपोर्ट के बीच में बेटा फिक्स की गई है, इसकी लेंथ एल है, यंग्स मॉडुलस वाई है, थर्मल कोफिशिएंट बेटा अल्फा है। अभी अपन कह रहे कि टेम्परेचर डेल्टा टी से इंक्रीज किया है ना। जब डेल्टा टी से इंक्रीज करेंगे तो लेंथ में इंक्रीमेंट अपने को मिला एल अल्फा डेल्टा टी में, यहाँ से डेल्टा एल अपॉन एल वो बेटा अपने को मिला अल्फा डेल्टा टी। मतलब हम कह रहे कि इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट इतना होना चाहिए, बट वॉल ने लेंथ में इंक्रीमेंट होने नहीं दिया, तो वो इसमें स्ट्रेन जनरेट किया, और इसको अपन कहेंगे थर्मल स्ट्रेन। मतलब ई टी वो बेटा डेल्टा एल अपॉन एल होता है, उसको हमने लिखा अल्फा डेल्टा टी, एंड दैट इज कॉल्ड थर्मल स्ट्रेन। ये बेटा इसको अपन कहेंगे थर्मल स्ट्रेन। थर्मल स्ट्रेन जो अपन कह रहे कि रॉड है उसमें थर्मल स्ट्रेन बेटा इसके इक्वल होगा। दूसरा बेटा अपन कह रहे कि अगर यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करें तो वो होता है सिग्मा अपॉन ई बेटा, और यहाँ पर सिग्मा टी की बात करें तो वो होगा वाई इंटू ई टी बेटा, और ई टी की वैल्यू अल्फा डेल्टा टी, तो वाई अल्फा डेल्टा टी। इसको अपन कहेंगे थर्मल स्ट्रेस, दैट इज कॉल्ड थर्मल स्ट्रेस। ये थर्मल स्ट्रेस है। अगर अपन कह रहे इसकी लेंथ में बेटा अपन कह रहे कि इंक्रीमेंट फोर्स पूछा जाए, जैसे यहाँ पे अपन कह रहे कि ये रॉड इस वॉल पे इस टाइप से नॉर्मल फोर्स लगाएगा, तो बेटा हमें पता है कि स्ट्रेस होता है एन अपॉन क्रॉस सेक्शन, और वो है पाई अल्फा डेल्टा टी। तो जो नॉर्मल फोर्स है वो होगा वाई ए अल्फा डेल्टा टी। ये अपन कह रहे कि नॉर्मल फोर्स है। इतना फोर्स बेटा अपन कह रहे कि ये रॉड है इस वॉल पे लगाएगी, और जितना फोर्स अपन कह रहे रॉड वॉल पे लगाएगी उतना ही फोर्स अपन कह रहे कि वॉल रॉड पे लगाएगी। अभी अपन कह रहे कि इसमें बेटा नोट करके अपन लिखेंगे, सपोज अपन कह रहे कि ये बेटा एक रॉड है, ये दूसरा सपोर्ट है, सपोर्ट और रॉड के बीच में अपन कह रहे कि गैप एक्स है, इसकी लेंथ बेटा एल के इक्वल है। अगर मैं कह रहा हूँ केस वन, और केस वन में अपन कह रहे कि इफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन डेल्टा एल है, तो उस केस में अपन कह रहे कि इसमें स्ट्रेन जीरो होगा। तो हम कहेंगे नो thermal strain and stress will produce, no thermal strain and stress will produce। इसमें बेटा अपन कह रहे कि कोई भी थर्मल स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोड्यूस नहीं होगा। दूसरा अपन कहेंगे कि केस टू में अपन कह रहे कि इफ एक्स वो बेटा अपन का लेस देन डेल्टा एल है, तो ई टी को बेटा अपन लिखेंगे डेल्टा एल माइनस एक्स अपन बेटा ओरिजिनल लेंथ एल, और उसको अपन लिख सकते हैं अल्फा डेल्टा टी माइनस एक्स बाई एल बेटा। ये अपन कह रहे कि उसका स्ट्रेन होगा। अगर स्ट्रेस की बात करें तो ये बेटा y इंटू ई टी, और हम कह सकते y अल्फा डेल्टा टी माइनस एक्स बाई एल के इक्वल होगा। ये थर्मल स्ट्रेस होगा। अगर अपन कह रहे कि फ्री एक्सपांसन होने के लिए जगह है तो इस टाइप से अपन फाइन कर सकते हैं। से रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं।
A rod of length 2 meter is at a temperature of 20 degrees Celsius. Find the free expansion. Find the free expansion of the rod if the temperature is increased to 50 degrees Celsius. Find the thermal stress. The thermal stress is produced when the rod is, first ये कह रहा है fully prevented to expand. fully prevented to expand है. और सेकेंड अपन कहेंगे permitted to expand by 0.4 millimeter given if the Young's modulus of elasticity y 2 into 10⁻11 Newton per meter square and alpha जो है वो 15 into 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस के इक्वल. y और ये अपन कह रहे कि अल्फा की वैल्यू. अभी देखो इसमें कैसे फाइंड करेंगे. सबसे फर्स्ट बेटा अपन कह रहे कि ई टी कितना है बेटा, है ना. ई टी अगर अपन देखें थर्मल स्ट्रेन जिसे अपन कह सकते हैं, तो थर्मल स्ट्रेन को अपन कहेंगे अल्फा डेल्टा टी बेटा. और अगर अपन कह रहे इसमें पहले डेल्टा एल अपन फाइंड कर ले. डेल्टा एल वो होता है बेटा एल अल्फा डेल्टा टी. एल की वैल्यू कितना बेटा 2 मीटर. अल्फा कितना है 15 इंटू 10⁻⁻6. डेल्टा टी कितना है 50 माइनस 20 बेटा. तो ये अपने को मिला 30 इंटू 10⁻⁻6 में से बेटा 9 इंटू 10⁻⁻4 मतलब हमें मिला 0.9 मिलीमीटर. ये बेटा अपन कह रहे इसमें फ्री एक्सपांसन हो सकता है. अभी अपन कह रहे हैं थर्मल स्ट्रेस बेटा फाइंड करना. तो यहाँ से अपन कह रहे हैं फर्स्ट पार्ट में ये कह रहा है कि फुली प्रिवेंटेड का मतलब होता है केस 1 बेटा, मतलब ये वाला सिचुएशन पूरा सपोर्ट के बीच में है, उसका एक्सपांसन वो होने ही नहीं दे रहा है. तो उस केस में अपन कहेंगे कि सिग्मा टी इक्वल्स टू बेटा वाई इंटू ई टी के इक्वल होगा. वाई अपने पास कितना 2 इंटू 10⁻11 और ई टी वो होता है बेटा अल्फा डेल्टा टी. अल्फा की वैल्यू 15 इंटू 10⁻⁻6 और डेल्टा टी की वैल्यू कितना है 30. तो यहाँ से अपने को मिला 900 बाई इंटू बेटा अपन करके ई टी के इक्वल है 2 इंटू अपन करें डेल्टा एल अपॉन एल. ठीक है. और उसको बेटा अपन करेंगे तो 9 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा. ये बेटा अपन कह रहे फर्स्ट का आंसर है. सेकेंड ये कह रहा है कि 0.4 मिलीमीटर उसको एक्सपांड होने दे रहा है. तो जो एक्सपांड नहीं होने दे रहा वो स्ट्रेन प्रोड्यूस करेगा. तो अपन यहाँ पे कहेंगे कि जो स्ट्रेन है ई टी वो कितना होगा. तो हम कह सकते हैं 0.9 माइनस 0.4 अपन बेटा अपन करें कि 2 हो गया.
मीन्स यहाँ से अपने को मिला 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। और अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो वो होगा बेटा 15 इंटू 10⁻11 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। एंड फाइनली बेटा अपने को मिला 5 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि इसका थर्मल स्ट्रेस होगा। मतलब इसमें कौन सी सिचुएशन होगी, इसमें बेटा ये वाली सिचुएशन कि ये जैसे इस टाइप से है, इसमें ये 0.4 मिलीमीटर फ्री एक्सपांसन हो रहा है और जो प्रिवेंट हो रहा है वही स्ट्रेन प्रोड्यूस करेगा। तो प्रिवेंट कितना कर रहा है बेटा 0.5 मिलीमीटर, तो 0.5 अपॉन द टोटल लेंथ वो अपन कह रहे हैं कि इसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस करेगा। Sir, but y is 2 into 10 to the power 11, right? हाँ, y is 2 into 10⁻11। ओके, मैंने यहाँ पे रॉन्ग सर लेकिन आपने 15 लिखा है। ये 2 into 10⁻11। Sir, can you explain how you got ET सेकंड वाले पार्ट में? यस, सेकंड वाले में बेटा अपन ने इसने क्वेश्चन में कह रखा है कि परमिटेड टू एक्सपांड बाय 0.4 मिलीमीटर। 0.4 मिलीमीटर तो वो फ्री एक्सपांसन हो रहा है, टोटल उसका एक्सपांसन है वो कितना 0.9 मिलीमीटर। तो कितना एक्सपांसन उसने होने नहीं दिया वो उसमें अपन कह रहे स्ट्रेन जनरेट करेगा। तो 0.9 माइनस 0.5 कितना हो गया 0.4 मतलब 0.5 हो गया। तो 0.5 मिलीमीटर एक्सपांसन होने नहीं दिया वो उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस करेगा। जो फ्री एक्सपांसन होता है तो उसमें अपन कह रहे स्ट्रेन प्रोड्यूस नहीं होता। जैसे हमने कहा था ये वाली सिचुएशन, अगर x ग्रेटर देन डेल्टा एल है तो हमने कहा कि नो थर्मल स्ट्रेन और नो स्ट्रेस विल प्रोड्यूस। बट अगर x लेस देन डेल्टा एल है तो हम कह रहे कि x डिस्टेंस तक तो वो फ्री एक्सपांसन हुआ, और जो अपन कह रहे कि एक्सपांसन होने नहीं दिया उसने वो उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये जो है वो एक्सपांसन होने नहीं दिया और ये डिस्टेंस होगा डेल्टा एल माइनस एक्स। तो हमने स्ट्रेन में क्या लिखा डेल्टा एल माइनस एक्स मतलब 0.9 माइनस 0.4 डिवाइड बाय टोटल लेंथ, वो उसमें थर्मल स्ट्रेन होगा। सर सो इधर यूनिट की कन्वर्जन ऐसा कुछ नहीं है ना? नहीं, इसमें जो यूनिट दे रखा है उसी को अपने यहाँ पे हमने यूनिट कन्वर्जन किया। मैंने ये देखो मिलीमीटर में था तो उसको मैंने मीटर में कन्वर्ट किया यहाँ पे, इसलिए 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मिला। ओके मीटर सर, मीटर ऐसा ही मैं कन्वर्ट किया सब। डन सर। अभी अपन यहाँ पर देखेंगे कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री पढ़ने से पहले हम कुछ डेफिनेशन यहाँ पर देखेंगे। डेफिनेशन में सबसे पहले अपन बात करते हैं हीट क्या है। तो हीट इसको अपन डेल्टा क्यू से डिनोट कर सकते हैं और बेसिकली हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which can be transferred from one body to another body, one body to another body। अगर हम ऐसा यूनिट ऑफ हीट देखें
वो बेटा अपन कह रहे कि जूल है। और अगर हम प्रैक्टिकल यूनिट देखें इसकी, प्रैक्टिकल यूनिट, तो वो बेटा कैलोरी है। कैलोरी इज द प्रैक्टिकल यूनिट। अभी यहाँ पे टर्म बेटा अपन डिफाइन करेंगे कैलोरी। यस, एनी आइडिया बेटा कैलोरी क्या होता है? 1 कैलोरी हीट को कैसे अपन डिफाइन कर सकते हैं? तो हम कहेंगे द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, amount of heat required to raise the temperature of 1 gram substance, 1 gram 1 gram water, temperature of 1 gram water by 1 degree Celsius from 14.5 degree Celsius to 15.5 degree Celsius at 1 atm pressure, at 1 atmospheric pressure is called। ये बेटा यहाँ पे ये जो रेंज है वो याद रखना जरूरी है। एक बार आईआईटी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है केमिस्ट्री के अंदर। 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस एट 1 atm pressure difference, sorry, at 1 atm pressure is called 1 कैलोरी। उसको अपन 1 कैलोरी कहेंगे। अभी अपन कह रहे 1 कैलोरी होता किसके इक्वल है? तो 1 कैलोरी दैट इज इक्वल्स टू 4.186 जूल के इक्वल होता है। 1 कैलोरी जो हीट है दैट इज कॉल्ड 4.186 जूल। और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम इसको 4.2 जूल भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट कि अगर नेक्स्ट हम बात करें स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट इसको एस से अपन डिनोट करेंगे और स्पेसिफिक हीट को अपन कहेंगे द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट required, the amount of heat required to raise the temperature, to raise the temperature of 1 gram substance by 1 degree Celsius is called specific heat, is called specific heat। The amount of heat required to raise the temperature of 1 gram substance by 1 degree Celsius is called specific heat। इसमें बेटा अपन कह रहे कि स्पेसिफिक हीट अपन याद रखेंगे, जैसे स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, वाटर की स्पेसिफिक हीट होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस और उसको हम लिख सकते हैं 4200 जूल।
0.5 calorie per gram per degree Celsius is 2100 joule per kilogram per degree Celsius. Specific heat of 0.46 calorie per gram per degree Celsius और उसको अपन 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं। फिर स्पेसिफिक हीट के बाद में अपन कहेंगे हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट हम अपन डिफाइन करते हैं हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी अपन के लिए डेल्टा एच। एंड हीट कैपेसिटी होता क्या है, तो हम कहेंगे द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to take the temperature of m gram substance by 1 degree Celsius is called heat capacity. Water equivalent MW. वाटर इक्विवेलेंट क्या है बेटा, तो हम कहेंगे द अमाउंट ऑफ वाटर that has the same heat capacity as the given substance is called water equivalent of that substance. तो यहाँ से अपन कहेंगे कि जैसे डेल्टा एच डब्लू इक्वल्स टू डेल्टा एच सब्सटेंस, मीन्स यहाँ पे अपन कहेंगे एम डब्लू एस डब्लू एम एस एस एस। तो जो अमाउंट ऑफ मास है बेटा एम डब्लू, उसको उस गिवन सब्सटेंस का वाटर इक्विवेलेंट कहेंगे। ये जो मास ऑफ द अमाउंट है दैट इज कॉल्ड वाटर इक्विवेलेंट ऑफ गिवन सब्सटेंस। ये अपन कह रहे कि वाटर इक्विवेलेंट है। नोट कर दिया? यस सर। यस, वाटर इक्विवेलेंट के बाद में अपन Sir, 1 second. यस the amount of heat required to raise the temperature of
the amount of heat required to change the phase of 1 gram substance 1 gram substance is called latent heat. The amount of heat required to change the phase of 1 gram substance is called latent heat. जैसे अपन कह रहे for during phase change the temperature of the substance remains constant. During phase change, the temperature of the substance remains constant. अभी अपन यहाँ पे बात करेंगे latent heat of first जो है latent heat of fusion. Latent heat of fusion. LF. जैसे अपन कह रहे कि आइस है और वो अपन कह रहे कि मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये बेटा कितने टेम्परेचर पे होगा? 0 डिग्री सेल्सियस पर होगा और उसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है 80 कैलोरी पर ग्राम के इक्वल, और उसको अगर SI में अपन कन्वर्ट करें तो हमें मिलेगा 80 इंटू 4200 जूल पर केजी। ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। सेकेंड अपन कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की बात करें तो इसमें जो वाटर है वो बेटा सपोज वेपर में कन्वर्ट हो रहा है और ये बेटा कांस्टेंट टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन 540 कैलोरी पर केजी के इक्वल होता है, सॉरी पर ग्राम, और उसको हम लिख सकते हैं 540 इंटू 4200 जूल पर केजी। ये SI में हो गया। ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सेकेंड अपन कहेंगे फेज चेंज। या तो अपन कह रहे फर्स्ट टेम्परेचर इंक्रीमेंट और सेकेंड अपन कहेंगे फेज चेंज। टेम्परेचर इंक्रीमेंट करने का काम स्पेसिफिक हीट करता है। स्पेसिफिक हीट है वो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। जैसे m ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर डेल्टा T इंक्रीज करना है तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट को अपन कहेंगे ms डेल्टा T। फेज चेंज करने का काम लेटेंट हीट करेगा और लेटेंट हीट कांस्टेंट टेम्परेचर पर है तो डेल्टा Q हम कहेंगे मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो फेज चेंज लेटेंट हीट वो फेज चेंज का काम करेगा और उसको अपन कहेंगे मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। डन सर। अभी अपन कह रहे हैं कि अगर हम
हीटिंग कर्व ऑफ वाटर की बात करें, हीटिंग कर्व ऑफ वाटर, हीटिंग कर्व ऑफ वाटर। वाटर का अपन कह रहे कि हीटिंग कर्व अगर अपन देखें तो कुछ इस टाइप से अपन कह रहे कि कर्व होगा। ये अपन कह रहे कि अमाउंट ऑफ हीट है डेल्टा क्यू, गिवटा टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पे अपन कह रहे कि इसका टेम्परेचर -T डिग्री सेल्सियस है। इनिशियली अपन कह रहे कि वो अपना आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर लाएगा, फिर अपन कह रहे कि आइस है वो मेल्ट होगा, मेल्ट होने के बाद में अपन कह रहे कि वो उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा, 100 डिग्री सेल्सियस है, और फिर वापस फेज चेंज करेगा और उसके बाद में वो स्टीम। यहाँ पे अपन कह रहे कि ये इसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है, ये कुछ टेम्परेचर T है। यहाँ पे ये आइस है, फिर अपन कह रहे आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, फिर अपन कहेंगे ये वाटर फेज में रहेगा और इसमें अपन कह रहे कि वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट होगा, फेज चेंज होगा, और फिर अपन कह रहे कि ये स्टीम है। जैसे यहाँ पे हम कह सकते हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ हीट अगर देखें डेल्टा क्यू टोटल, वो क्या होगा, पहले आइस अपना टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस करेगा, एम आइस एस आइस 0 -T, प्लस अपन कह रहे कि फेज चेंज करेगा, एम आइस इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फिर अपन कह रहे एम आइस स्पेसिफिक हीट ऑफ द अपन कह रहे कि वाटर इंटू अपन कह रहे 100, फिर फेज चेंज करेगा, एम आइस लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन प्लस स्टीम की एम आइस, फिर स्पेसिफिक हीट ऑफ द स्टीम इंटू अपन कह रहे कि टेम्परेचर, तो वो T -100 आ गया, ये टेम्परेचर। इस टाइप से बेटा अपन कह रहे कि टोटल अमाउंट ऑफ हीट अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, कि टोटल अमाउंट ऑफ हीट है। अगर हम इसके स्लोप की बात करें, अगर जैसे अपने को अलग अलग पार्ट में स्लोप फाइंड करना है, स्लोप होता है dt/dq, और उसको अपन लिख सकते हैं 1 मास s, और उसको अपन हीट कैपेसिटी डेल्टा एच भी कह सकते हैं। तो कोई भी कर्व है उसका जो स्लोप है वो इनवर्स ऑफ हीट कैपेसिटी के इक्वल होगा। So it's always inverse of heat capacity. हाँ, जैसे अपन कह रहे कि स्लोप केवल इसमें है, ये स्लोप हो गया बेटा θ1, दूसरा स्लोप बेटा ये है, ये θ2 है, ये अपन कह रहे कि θ3 है। तो अलग अलग स्लोप है, स्लोप में अपन कह रहे अलग अलग हीट कैपेसिटी होगी। सर लेकिन ये सिर्फ वाटर के लिए ना? हाँ, कोई भी कर्व है, कोई भी सब्सटेंस, ये मैंने वाटर का हीटिंग कर्व ड्रॉ किया, उसके अलावा भी अगर कोई कर्व है तो सभी ऐसा ही होगा, फेज चेंज कहीं न कहीं तो फेज चेंज होगा ही, है ना। कोई भी मटेरियल है, कोई मेटल है, उसका भी कर्व ड्रॉ करेंगे तो वो टेम्परेचर चेंज होगा, कि उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, किसी का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, बस ये चेंजेस आएगा।
लेकिन स्लोप हमेशा इनवर्स ऑफ हाँ, हीट स्लोप वही कैपेसिटी रहेगा, रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। अभी जैसे इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमें कहा गया है कि फाइंड अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, amount of heat required if 100 gram ice at -10 degrees Celsius is converted into 120 degrees Celsius 100 ग्राम स्टीम। मतलब आइस को हमें 120 डिग्री सेल्सियस स्टीम में कन्वर्ट करना है, तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट अपने को फाइंड करना है। फाइंड करो, अभी जो हमने कंसेप्ट बताया था उसी की हेल्प से। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, पहले अपन कह रहे कि आइस अपना टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे लाएगा, तो 100 टू स्पेसिफिक हीट ऑफ द आइस बटा 0.5 इंटू अपन कह रहे कि 10 हो गया। फिर आइस अपना फेज चेंज करेगा, तो 100 इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80। फिर अपन कह रहे कि वो अपना टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे लाएगा, स्पेसिफिक हीट अपन कह रहे कि 1 हो गया, इंटू अपन कह रहे कि टेम्परेचर 100 हो गया। फिर फेज चेंज करेगा, तो 100 इंटू अपन कह रहे कि 540 कैलोरी। फिर अपन कह रहे कि वो अपना टेम्परेचर, और जब हम बात करेंगे स्टीम की, तो स्टीम की जो स्पेसिफिक हीट 0.46 और उसका टेम्परेचर 100 माइनस 120, तो 120 माइनस 100 आ गया, तो 20 आ गया। इस यहाँ से 10 से 10 कैंसिल आउट, इसलिए अपने को मिला 500 प्लस अपन करें कि 8000 प्लस अपन करें कि 10,000 प्लस अपन करें कि 54,000 और यहाँ से अपन करें कि प्लस 4600 इंटू 20, और उसको अपन सॉल्व करेंगे, तो फाइनली अपने को मिलता है 734200 73 पॉइंट कैलोरी, 73420 कैलोरी, और उसको अपन कह सकते हैं 73.42 किलो कैलोरी। ये अपन करें डेल्टा क्यू के टोटल इतनी हीट अपन करें कि इसमें रिक्वायर होगी। अभी अपन देखेंगे कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री कैलोरीमेट्री is the process of ancient process of measuring the heat। अगर हम प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर देखें, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर
कैलोरीमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री में अपन कहेंगे हीट लॉस इक्वल्स टू अपन करेंगे हीट गेन। हीट लॉस इक्वल्स टू हीट गेन, ये अपन करेंगे इसका प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री में हीट लॉस इक्वल्स टू हीट गेन। अगर हम कैलोरीमीटर की बात करें ये जैसे अपन करके एक इंसुलेटेड कॉपर कंटेनर है, इंसुलेटेड कॉपर कंटेनर है। ये अपन करके हीट रेजिस्टेंस लीड है, हीट रेजिस्टेंस लीड। यहाँ पे अपन करेंगे थर्मोमीटर है, एक स्टीरर है, ये स्टीरर है तो मिक्स करने का काम करेगा। ये थर्मोमीटर है, यहाँ पे अपन कह रहे इंसुलेटेड बॉल है, इंसुलेटेड बॉल। तो यहाँ पे अपन कहेंगे कैलोरीमीटर इंसुलेटेड बॉल, ये बेटा अपन करें। अभी देखो इसका यूज कैसे करेंगे कि फॉर एग्जांपल ये वाटर है तो हम कहेंगे मास ऑफ द वाटर बेटा mw जो है मास ऑफ वाटर है, mc मास ऑफ कंटेनर है, मास ऑफ कंटेनर है, Ti बेटा ये इनिशियल टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर है। हम बेटा इसमें आइस मिक्स कर रहे हैं एंड आइस मास ऑफ आइस है एट टी आइस 0 डिग्री सेल्सियस। उस पर हमने इसको मिक्स किया और हमें जैसे पूछा गया कि फाइनल टेम्परेचर कितना है, तो फाइनल टेम्परेचर हम कहेंगे हीट लॉस इक्वल्स टू हीट गेन का प्रिंसिपल। अगर देखिए इसका हीट लॉस इक्वल्स टू अपन करेंगे हीट गेन, हीट लॉस इक्वल्स टू हीट गेन। लॉस कौन करेगा? जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है वो लॉस करेगा। तो अपन कह रहे वाटर है वो लॉस करेगा mw sw टी आई माइनस टी एफ। फिर कंटेनर है वो भी लॉस करेगा mc sc टी आई माइनस टी एफ। फिर आइस गेन करेगा तो आइस पहले अपना फेज चेंज करेगा, प्लस अपन करेंगे आइस अपना टेम्परेचर राइज करेगा। ये अपने पास दिया है, इसको अपन सॉल्व करेंगे तो फाइनल टेम्परेचर अपने को मिलेगा। So what is MC? मास ऑफ कंटेनर, मास ऑफ कंटेनर। का फाइनल टेम्परेचर क्या है वो अपने को फाइंड करना है। तो अपन कह रहे
10 ग्राम आइस, मास ऑफ द आइस कितना है 10 ग्राम, टेम्परेचर कितना है, तो इनिशियली अपन करें आइस का टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस, मास ऑफ द वाटर कितना होता 200 ग्राम, और वाटर का इनिशियल टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस। फिर मास ऑफ द कंटेनर दिया हुआ नहीं है, हमें इसका वाटर इक्विवेलेंट दिया हुआ है, तो इसको अपन वाटर इक्विवेलेंट के फॉर्म में यूज करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, हीट लॉस इक्वल्स टू हीट गेन, हीट लॉस इक्वल्स टू हीट गेन। अभी लॉस कौन करेगा हीट, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो वाटर लॉस कर रहा है mw sw, और इनिशियल 60, फाइनल अपन करें tf हो गया। फिर कंटेनर mcsc 60 माइनस tf हो गया। फिर गेन कौन करेगा आइस, पहले अपना टेम्परेचर 10 से 0 लाएगा 10, फिर फेज चेंज करेगा m आइस इंटू अपन करेगी वाटर, फेज चेंज करेगा तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन प्लस अपन करेंगे m आइस स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर इंटू टी एफ हो गया। अभी हम वैल्यू रखते हैं, मास ऑफ द वाटर कितना 200, स्पेसिफिक 1 60 माइनस टी एफ। अभी हमें MCSC जो है उसका वाटर इक्विवेलेंट दिया हुआ है, वाटर इक्विवेलेंट कितना है 50, तो हम इसको लिखे 50 इंटू उसका स्पेसिफिक हीट वाटर का 1 60 माइनस TF हो गया, आइस का मास 10 हो गया, स्पेसिफिक हीट 0.5 इंटू 10 हो गया, प्लस 10 हो गया, लेटेंट हीट 80 हो गया, प्लस मास अपन करेंगे 10 हो गया, स्पेसिफिक हीट 1 इंटू TF हो गया। इसी अपने को मिला 6 to the 12 12,000 माइनस 200 TF हो गया, प्लस 3,000 माइनस 50 इंटू TF हो गया, इक्वल्स टू डेसिमल कैंसिल आउट 50 हो गया, प्लस 800 हो गया, प्लस 10 इंटू TF हो गया। इस यहाँ से अपने को मिला 12,000 प्लस 3,000 कितना 15,000, और ये अपने पास हो गया 3,000 माइनस अपन करेंगे 850 इक्वल्स टू कितना हो गया 250 और 260 TF, तो TF इक्वल्स टू 0 हो गया, फिर बेटा 5 हो गया, फिर 9 माइनस 8 1 हो गया, और 4 हो गया 1415, और इंटर 260, 0 से 0 कैंसिल, तो 1415 अपॉन 26 डिग्री सेल्सियस, ये अपन करेंगे इसका फाइनल टेम्परेचर। ऐसे बेटा अपन करेंगे कैलोरीमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। देखो इसमें अगर अपन डेल्टा हीट लॉस इक्वल्स टू हीट गेन लगाते हैं तो हमें नेगेटिव मिलता है, और नेगेटिव में वाटर एग्जिस्ट करता है, तो इसमें क्या करेंगे, पहले तो अपन देखेंगे हीट अवेलेबल कितना है, तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि 50 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस अगर हम टेम्परेचर लाएंगे वाटर का तो कितना हीट देगा बेटा, तो हीट रिलीज कितना होगा, हीट रिलीज, और हीट रिलीज में अपन कहेंगे मास कितना 2, स्पेसिफिक हीट कितना है 1 इंटू टेम्परेचर कितना बेटा 50, मतलब कितना हो गया 100 कैलोरी, ये बेटा हीट रिलीज है। अभी हीट रिक्वायर्ड कितना है, कितना हीट रिक्वायर्ड होगा कि तो आइस है, आइस अपन कह रहे -10 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस, तो कितना हीट लगेगा डेल्टा Q1, और वो होगा बेटा मास 2 स्पेसिफिक हीट 0.5 इंटू 10 कैलोरी बेटा, प्लस अपन कहते हैं कि आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो, तो उसके लिए कितनी हीट चाहिए, तो हीट जो है वो 2
इंटू बेटा अपन कह रहे डेल्टा Q2 2 इंटू 80 चाहिए, मतलब 160 चाहिए, जबकि अवेलेबल कितना अपने पास 90 है। इसका मतलब पूरा का पूरा आइस मेल्ट नहीं होगा। तो अभी अपन कह रहे हैं कि जो हीट रिक्वायर्ड और हीट अवेलेबल है, हीट रिलीज है, तो हीट अवेलेबल कितना होगा। अगर हीट अवेलेबल देखें जो अपन कह रहे हैं कि उसको मेल्ट कर सके आइस को, तो वो होगा 100 माइनस 10, कितना हो गया 90 कैलोरी। अभी जो फाइनल मिक्सचर होगा उसके अंदर बेटा आइस भी रहेगा, मतलब 100% आइस मेल्ट नहीं हुआ, तो अपन कह रहे कि आइस और वाटर का कंपोजिशन रहेगा जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो ये 90 कैलोरी हो गया। अभी अपन कह रहे कि अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट, अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट, तो कितना आइस मेल्ट होगा। सपोज अपन कह रहे कि एम डैश जो मेल्ट हो रहा है वो 90 अपॉन 80 कैलोरी, तो 9/8 ग्राम मेल्ट हो गया। कितना मेल्ट हो गया। तो फाइनल टेम्परेचर अगर देखा जाए तो हम कह रहे कि आइस और वाटर का मिक्सचर है तो फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा। और कंपोजिशन अगर पूछा जाए कि कितना वाटर और कितना आइस उसमें रहेगा, तो इनिशियली अपन कह रहे कि वाटर जो है 2 ग्राम वाटर तो था ही, और 9/8 ग्राम और वाटर आइस मेल्ट हो गया, वो भी वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो ये बेटा अपन कह रहे कि 16 + 9 अपॉन 8 हो गया, तो ये हमें मिला 25/8 ग्राम। अगर आइस की बात करें तो आइस कितना होगा, तो 2 ग्राम था, उसमें से 9/8 सब्ट्रैक्ट कर दिया क्योंकि वो वाटर में कन्वर्ट हो गया, तो 16 माइनस 9 अपॉन अपन कह रहे कि 8, तो कितना होगा बेटा 7/8 ग्राम। ये उसका फाइनल कंपोजिशन। दो टाइप की प्रॉब्लम था इसके अंदर बनती। अभी नेक्स्ट पार्ट अपन देखेंगे हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर अपन कह रहे तीन मोड में अपन कह रहे होता है, तीन टाइप से अपन कह रहे कि मोड ऑफ हीट ट्रांसफर अगर देखें तो 3 मोड्स रहते हैं हीट ट्रांसफर के। फर्स्ट अपन कहेंगे कंडक्शन, फर्स्ट अपन कह रहे कि कंडक्शन है। सेकेंड अपन कहेंगे कन्वेक्शन है। एंड थर्ड बेटा अपन कहेंगे रेडिएशन है। तीन टाइप के अपन कह रहे कि हीट ट्रांसफर है, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। सॉलिड के अंदर बेटा हीट ट्रांसफर कंडक्शन के थ्रू होता है। फ्लूइड के अंदर हीट ट्रांसफर कन्वेक्शन के थ्रू होगा। एंड रेडिएशन में अपन कहेंगे वैक्यूम के अंदर हीट ट्रांसफर जो है वो अपन करें कि रेडिएशन के थ्रू होता है। अभी अपन इसको 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्ट अपन बात करते हैं कंडक्शन। कंडक्शन के अंदर अगर अपन हीट ट्रांसफर की बात करें तो जैसे अपन करें सॉलिड के अंदर ये अपन ने एक मेटल रॉड है उसको हमने होल्ड करके रखा है, और जैसे बेटा इसको अपन हीट अप करेंगे तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे दूसरा एंड भी गर्म होने लगता है। तो यहाँ से अपन कह रहे कि हीट का ट्रांसफर हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होगा, मतलब T1 ग्रेटर देन बेटा क्या होगा T2। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर अपन कह रहे हीट का फ्लो होता है। अभी अपन कह रहे कि हीट ट्रांसफर होता कैसे सॉलिड के अंदर, तो पहले तो अपन कहेंगे इन सॉलिड हीट ट्रांसफर takes place due to solid heat transfer takes place due to conduction.
अपन कह रहे कंडक्शन के कारण होता है। अभी इसमें होता कैसे, इसमें अपन कह रहे कि मटेरियल मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करते हैं ड्यूरिंग या इन कंडक्शन process, in conduction process the material molecules to start vibratory या oscillatory motion and transfer the energy from one from their neighbor, transfer the energy to their neighbor molecules. In conduction, material molecules do not move one point to another point. One point to another point. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अपन करें कि मटेरियल मॉलिक्यूल्स मूव